अच्छा, तो हम मेमोरी की बात कर रहे थे। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ कॉल्ड बिट, जो कि आपकी 1 और 0 हो सकती है। उसके बाद आपका आता है बाइट। ठीक है, बाइट में आपकी 8 बिट्स होती हैं, और 8 बिट्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप बूलियन में 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बाइट में कितनी को कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि 2 रेज टू द पावर n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स। तो इसका मतलब ये है कि जब 2 की पावर n मींस 1 बिट है बाइनरी में या बूलियन में, तो इट मींस 2 पावर 1 क्या होता है, 2। तो इट मीन 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 2 रेज टू द पावर 8 मीन्स 256। और अगर 0 से स्टार्ट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 255। अच्छा, उसके बाद वर्ड आ गया आपका। वर्ड आपका 0 से लेकर 65535 तक आप जा सकते हैं, और इस एक वर्ड में कितनी बिट्स होती हैं। एक वर्ड में 2 बाइट्स होती हैं, और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो टोटल बिट्स होगी 16। ठीक है, और 2 रेज टू द पावर 16 क्या हो गया, सॉरी 65536, और 0 से लेंगे तो एक कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपका आ गया इंटीजर। वर्ड और इंटीजर जो है वो सेम मेमोरी कंज्यूम करते हैं, इस लिहाज से ये दोनों सेम है। वर्ड और इंटीजर मेमोरी सेम कंज्यूम करते हैं, इस लिहाज से ये सेम है। लेकिन ये डेफर कहाँ पे करते हैं, मुख्तलिफ कहाँ पे हैं। बेसिकली ये फ़र्क वहाँ पे आता है जहाँ पे मेमोरी या डेटा टाइप की बात हो कि किस तरह का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हम वर्ड में देखें तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ओनली अनसाइंड इंटीजर, मतलब कि ओनली आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव की वैल्यूज़ होंगी। कौन सी वैल्यूज़ होंगी, पॉजिटिव। लेकिन इंटीजर में आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो साइंड वैल्यूज़ होंगी। इट मीन्स आपने उसका डेटा नेगेटिव में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, नेगेटिव की वैल्यूज़ भी इंक्लूड होंगी। और ये कैसे आया है 32768 या 32767। बिल्कुल, इन दोनों को प्लस करें तो बनता यही है। बेसिकली हुआ ये है कि आधी वैल्यूज़ नेगेटिव पर रख दी, आधी पॉजिटिव की तरफ रख। और दूसरा ये एक और बात भी, 32767 को सॉरी 65535 को अगर डिवाइड बाई 2 कर दें तो होल नंबर आता है, फ्लोटिंग पॉइंट आएगा ना, 32767.5 आएगा, यही बात है। तो इस इट मीन 2 तरह की वैल्यूज़ है ना, तो 0.5 ऐड होके क्या हो जाएगा 1। तो उन्होंने क्या किया कि 1 जो ऐड होना है, 1 जो फालतू बच रहा है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, उसको उन्होंने डाल दिए -32768, यानी कि नेगेटिव वाली साइड पे। इस वजह से ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। ठीक है, अब ये डालने की वजह क्या है, रीज़न वहाँ पे डालने की रीज़न ये है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं वो मेमोरी में ज़्यादा जगह कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है स्टोर होने में। तो उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया, उसको एक बढ़ा दिया नेगेटिव वाली साइड पे, और दूसरे को, दोनों को होल नंबर बना दिया ताकि वो मेमोरी कम कंज्यूम करें। ठीक है, और इसी तरह डबल वर्ड आपका होता है। डबल वर्ड में क्या है, एक वर्ड में 16 बिट्स होती हैं, डबल वर्ड में 16 + 16 हो जाएंगी, कितना हो गया 32। इसी तरह डबल इंटीजर में भी सेम बिट्स का सेम साइज़ होगा, लेकिन आधी नेगेटिव की तरफ आधी पॉजिटिव की तरफ होंगी। रियल में आपकी जो बिट्स हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरों के। इसको हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पीएलसी में डिफरेंट टाइप की मेमोरीज़ हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो जब मैंने कहा था ना कि डेटा मेमोरी, ठीक है, डेटा मेमोरी की बात मैंने की थी। बेसिकली डेटा मेमोरी क्या है, डेटा मेमोरी रैम मेमोरी से अलग एक मेमोरी है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। जिसमें क्या स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है। अब जी हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। अच्छा, डेटा जब स्टोर होता है उसमें, तो आपका जो प्राइमरी
जिसमें प्रोग्राम स्टोर होता है उससे ये मुख्तलिफ मेमोरी होती है, ये परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, ठीक है। इसका भी हमने पढ़ा कि 100 आवर्स का बैकअप होता है, ठीक है। अब ये एक पूरी की पूरी मेमोरी है, मिसाल के तौर पर एक हार्ड ड्राइव है। अब हार्ड ड्राइव के आप पार्ट्स करते हैं ना कि मैंने मूवीज़ का फ़ोल्डर अलग से बना दिया, स्टडी का फ़ोल्डर अलग से बना दिया, ऑफिस वर्क अलग से लिख लिया, इस तरह करते हैं आप। एक ही हार्ड ड्राइव है, एक ही मेमोरी है जिसके आपने कैटेगरीज़ को डिफरेंट असाइन कर दिया। इसी तरह PLC में भी S7200 में स्पेशली मेमोरी को डिफरेंट कैटेगरीज़ में अलग डिवाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर आई मेमोरी इनपुट मेमोरी है जो किसी को अलग रखा जाता है, Q मेमोरी आउटपुट मेमोरी है जिसको अलग से रखा जाता है, M मेमोरी बिट मेमोरी है जिसको अलग से रखा जाता है, V मेमोरी वेरिएबल मेमोरी है जिसको अलग से रखा जाता है, T मेमोरी टाइमर मेमोरी है जिसको अलग से रखा जाता है, C मेमोरी काउंटर मेमोरी है जिसको अलग से रखा जाता है, ठीक है। और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये नाम वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अलग से हर एक मेमोरी को यूटिलाइज़ करेंगे जब, तो आपको रिमेंबर हो जाएगा ये, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो बहरहाल बताने का पर्पस ये है कि एक ही मेमोरी है लेकिन उसमें डिवीज़न हुई है अलग से, ठीक है। तो ये नहीं कहना ये कोई अलग से हर जगह कहीं पड़ी हुई है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी एक ही है जिसमें डिवीज़न हुई है, ठीक। अब ये कहता है कि आप एक मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस कर सकें। मिसाल के तौर पर एक मेमोरी में से आप को अगर एक बिट ज़रूरत है तो आप उसको ओनली बिट को एक्सेस करेंगे, उसको यूज़ करेंगे रीड और राइट करने के लिए, यही बात है, एक बिट सिर्फ। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो पूरी बाइट चाहिए तो आप पूरी बाइट को एक्सेस करेंगे। अगर आपको पूरा वर्ड चाहिए तो आप पूरा वर्ड को एक्सेस करेंगे। आपको डबल वर्ड चाहिए तो आप डबल वर्ड को एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। अब मेमोरी होगी किस तरह की, इस तरह की, ये जैसे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये, ठीक है। अगर इसको आप गौर से देखें तो ये आई मेमोरी का इनपुट इमेज रजिस्टर दिखाया गया है। इमेज रजिस्टर क्या होता है ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन आई मेमोरी को उस समय में दिखाया गया, ठीक है। अब आई मेमोरी का टोटल साइज कितना है? 16 क्या कैसे आपको ये पता चला कि 16 बिट है? 0 से 15 है, तो आपने बिट क्यों कहा? हर एक इसमें कितने बॉक्स बने हुए हैं? 8। तो इसका क्या मतलब, ये क्या है? बाइट है। बाइट है कि बिट है? बाइट है। तो इट मीन्स ये कितने बाइट्स हैं? 16 बिट नहीं है, 16 बाइट्स हैं, ठीक है। अब इसका साइज क्या है? साइज मेमोरी का साइज अगर आपसे पूछे आप कहेंगे 16 बाइट है, 16 बाइट की मेमोरी है। और हर मेमोरी को आप याद रखें इसी तरह ही होगी, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो बिट हो, चाहे वो डबल वर्ड हो, चाहे वो इंटीजर हो, किसी भी तरह हो, होगी इसी तरह की। हाँ, ये और बात है कि आप उसमें से बिट निकालें, बाइट निकालें, वर्ड निकालें, डबल वर्ड निकालें। मेरी बात समझ आ रही है? तो अभी जो ये इन स्लाइड्स में आगे दो स्लाइड्स में या एक स्लाइड में आगे आएगा, ये एक्सेसिस हैं कि आप किस तरह किसी बिट को निकाल सकते हैं, किस तरह बाइट को निकाल सकते हैं, किस तरह वर्ड को निकाल सकते हैं, किस तरह डबल वर्ड को निकाल सकते हैं। इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि किस तरह आप बिट को निकालेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेमोरी है, इसमें कोई चीज़ वैल्यू पड़ी हुई है, मैंने रीड करनी है, क्या पढ़ा, इसकी लोकेशन हमने लिखनी है ना वहाँ पे, उसको तभी पता चलेगा ना। CPU को हम बताएंगे मैं कौन से एड्रेस से रीड करना चाहता हूँ, तभी पता चलेगा उसको, वैसे तो नहीं पता चलेगा। तो मैं कहता हूँ आप देखें ये कौन सी बाइट है? 3rd। और कितने नंबर बिट है? 4। तो ये आपने 3rd बाइट की 4th नंबर बिट को एक्सेस कर दिया। और आई क्या रिप्रेजेंट करता है? इनपुट मेमोरी। इसी तरह अगर V होगी तो आप V 3.4 लिखेंगे, Q होगी तो Q 3.4 लिखेंगे, L होगी तो L 3.4 लिखेंगे, T होगी तो T 3.4 लिखेंगे। ये सारी इसी का बात मेरी समझ आ गई? अच्छा, ये तो होगी बिट की बात। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बताएं कि अगर फर्ज करें यहाँ पे हमें इसको एक्सेस करना पड़ जाए, क्या लिखेंगे? आई 6.5 और इसको एक्सेस करना पड़ जाए
7.1। अच्छा, अब ये तो होगी मेमोरी एक्सेस। अब मुझे ये बताएं कि मैं अब बिट से बाइट पे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे ब्लॉक को एक्सेस करूँ। कैसे करूँगा? आई तो सेम ही रहेगा 5, लेकिन आई 5 लिखने से उसको ये कैसे पता चलेगा 5 क्या है? इसको हम करेंगे, इसका सिंटेक्स है IB5, इनपुट बाइट 5, इसको इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। आप पूरी की पूरी 5 नंबर वाली बाइट को एक्सेस कर लें, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट, अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इसको नहीं, मैं बल्कि दोनों को एक्सेस करूँ, मैं क्या लिखूंगा? IW5, क्योंकि एक वर्ड में कितनी बाइट्स होती हैं? 2 एक वर्ड में 2 बाइट्स होती हैं। तो आपने अब आप कहेंगे सर इसमें तो 5वीं आई है, 6वीं किधर गई है? तो बेसिकली बेस एड्रेस उसका 5 है, लेकिन 5 आपको अंडरस्टूड है कि जब 5 लिखा होगा तो 5 और 6 दोनों इसमें है, क्योंकि वर्ड है, वर्ड में दोनों बाइट्स होती हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव होंगी सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, होंगी कंसेक्यूटिव। ये नहीं हो सकता एक इधर से उठाया और एक इधर से उठाया, दोनों को एक्सेस नहीं कर सकते, कंसेक्यूटिव होगी, ठीक है। अगर लिखा होता IW0, कौन सी होती है? 0। और अगर लिखा होता IW9 तो 9 10 होगा, ठीक है। तो इस तरह याद रखना। IW15 लिखना ही गलत है। IW15 का सिंटेक्स में आपको नज़र ही नहीं आएगा, और आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये सीमेंस के चार्ट पे गिवन है कि IW14 आप लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको मेमोरी नहीं है तो आप लिख नहीं सकते उसको, ठीक। और दूसरी एक और बात, क्योंकि इससे रिलेट करती है, अगर आपने किसी जगह पे IW5 यूज़ किया हुआ है तो आप ना तो IW4 यूज़ कर सकते हैं और ना IW6 यूज़ कर सकते हैं। उसकी क्या रीज़न है? देखिए, इधर से वो लैप कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? और इधर से ये इधर वो लैप करेगा कि नहीं करेगा? तो इट मीन्स कि ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो आप अलग अलग लिख लें, एक को अगर फर्ज करें एक ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, तो आप IB2 लिखें और IB8 लिखें, ठीक है। अलग अलग एक्सेस कर लें, लेकिन W लिखेंगे तो होगी कंजर्वेटिव। अच्छा, अगर आपने 4 बाइट्स को एक्सेस करना है तो आप लिखेंगे ID6, तो ये 4 जो है वो इसका पार्ट होंगे। और आप लिख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे 12 से 13 भी नहीं लिख सकते। क्यों कि 13 जब लिखेंगे तो एक नहीं होगा, तो आप 12 लिख सकते हैं, 13 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि डबल वर्ड में 4 बाइट्स होते हैं। ठीक हो गया। 13 लिखेंगे, 13 14 15 आगे नहीं, इसके सेंटेक्स में आप नहीं लिख सकते। अकॉर्डिंग टू सीमेंस सेंटेक्स यहाँ पे ये डिफाइंड है, ये देखें, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको टेबल में? यार ये टेबल आपके बुक पे भी होगा वैसे, ये
ID लिखा हुआ ना, ये डबल वर्ड एक्सेस है। ये मेमोरी कितनी लिखी हुई है इनपुट की? 0 से 12। 13 क्यों नहीं लिखा हुआ? हाँ 10, हाँ ठीक है। नहीं ज़ाया क्यों होगी? आप उसको किसी और तरीके से एक्सेस कर लें। ये तो नहीं है ना कि आप जब डबल वर्ड करेंगे तो डबल वर्ड ही कर सकते हैं। आप एक डबल वर्ड लगाएं, एक बाइट लगाएं, एक वर्ड लगाएं, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। अच्छा बहरहाल ये यहाँ पे भी ये इस स्लाइड में भी गिवन है ये, और नेक्स्ट स्लाइड में भी ये लिखा हुआ है कि ये कैसे। सपोज VB 100 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि VB 100.0 से लेकर 100.7 तक, ठीक है ना। 100.0 से लेकर 100.7 तक। चुप क्यों हो जाते हो? आगे से बोला को पता चले, ठीक है। अच्छा VB 100 और VB 101 दोनों इसका पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। VD 100 इसका मतलब है 4 बाइट्स आएंगी, 100 से स्टार्ट हुआ 103 तक। ये इसकी मेमोरीज लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी मेमोरी कितना डेटा उसमें स्टोर होता है। ये तो हम बात कर रहे थे सिर्फ इनपुट की। इसी तरह आपकी Q मेमोरी है, M मेमोरी है, SM मेमोरी है, S T C L, ये सारी मेमोरीज हैं। तो इसमें कितना डेटा स्टोर होता है यहाँ पे लिखे मैंने। और इसका ये जो एक्सेस है ये बिट एक्सेस है। देखिए 0.0 से लिखा हुआ है 15.7 तक। इसका मतलब है बिट एक्सेस कर रहे हैं। ये एक्सेस हो रहा है बाइट, ये 0 से लेकर 15 तक लिखा हुआ है। ये देखें अगर ये नेक्स्ट ये लिखा हुआ है वर्ड में, वर्ड आप 14 तक लिखा हुआ है, 14 और 15 इसमें आ जाएगी, ठीक है। और ये लिखा हुआ है डबल वर्ड, इसमें 12 तक लिखा हुआ है। इसका मतलब 12, 13, 14, 15 4 बाइट्स में है, ठीक है। तो एक मेमोरी को आप 4 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अच्छा ये जी स्कैन साइकिल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट PLC के हर इंटरव्यू में ज़्यादा चांस ये होता है कि ये चीज़ जो है पूछी जाए, ठीक है। तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं। स्कैन साइकिल का मतलब ये है कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए किन मराइल से गुजरना पड़ता है। साइक्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क इज कॉल्ड स्कैन साइकिल, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो साइक्लिक होता है, जैसे व्हाइल लूप के अंदर कोई चीज़ लगी हो, बार बार वही काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसके लिए आप इस इमेज को याद रखें कि अंदर, ये नहीं कि जो बॉक्स है ना PLC का, ये बॉक्स के अंदर का पार्ट है और ये बाहर का पार्ट है। ये जो पार्ट है ये वाला यहाँ मैंने स्क्रू से बनाए हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला पार्ट है, ये बाहर है। इसके अंदर जो वाला पार्ट है वो आगे, ठीक है। इसमें एक होता है, इसको हम कहते हैं इनपुट इमेज रजिस्टर। यहाँ पे होता है एक आउटपुट इमेज रजिस्टर, और ये होता है आपका CPU। एक चीज़ याद रखें कि ये जो पोर्ट्स हैं ये डायरेक्टली इनपुट इमेज रजिस्टर के साथ कनेक्ट होती है, ना कि CPU के साथ। और CPU डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। बाहर वाले टर्मिनल और CPU के बीच में क्या आता है? इनपुट इमेज रजिस्टर। और इसी रजिस्टर को आपने देखा था कहाँ पे देखा है? ये जिस चीज़ को दिखाया गया बेसिकली ये इनपुट इमेज रजिस्टर ही है, जो कि 16 बाइट्स का है, ठीक है। तो बहरहाल स्कैन साइकिल का ये क्यों बताया ये कि ये इमेज रजिस्टर होता है? जो स्कैन साइकिल का फर्स्ट स्टेप है रीडिंग द इनपुट्स,
बेसिकली क्या है, रीडिंग द इनपुट्स का मतलब ये है कि सीपीयू जब ऑन होगा, ऑन मतलब रन से स्टॉप से रन मोड में आएगा, तो आपका क्या होगा, तमाम की तमाम इनपुट्स को रीड करके डेटा को इनपुट इमेज रजिस्टर में स्टोर कर देगा और उस इमेज रजिस्टर से डेटा सीपीयू रीड कर लेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, रीडिंग द इनपुट्स। टर्मिनल पे जो भी इनपुट्स की वैल्यू है उसको रीड करेगा, उसका डेटा इनपुट इमेज रजिस्टर में स्टोर कर लेगा और इनपुट इमेज रजिस्टर से डेटा सीपीयू रीड कर लेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जिसके साथ हमने इनपुट दी होगी उसी को रीड करेगा या सबको करेगा? तो ये रीड करेगा सबको, चाहे आपने किसी इनपुट पे इनपुट दी हुई है कि नहीं दी हुई, किसी टर्मिनल पे इनपुट दी हुई है कि नहीं दी हुई, ये सबको रीड करके उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा और सीपीयू उससे रीड कर लेगा, फेच करेगा, मतलब निकालेगा, देखेगा कौन सी इनपुट 1 है कौन सी 0 है। जो इसका सेकंड स्टेप है वो ये है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपने जो भी प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है कि हाँ जो इनपुट्स आई हैं, 2 इनपुट्स, उसको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या करो, ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस इसमें होगा, इस पार्ट में, एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम में। मिसाल के तौर पर 2 इनपुट्स हैं, उसको एक को ए में स्टोर किया, एक को बी में किया, दोनों को प्लस करके रिज़ल्ट सी में स्टोर कर दिया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये रिज़ल्ट को ऐड होना, उसको सी में स्टोर करवाना, ये एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट में आपका आ जाता है प्रोसेसिंग एनी कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका रिज़ल्ट तो सी में स्टोर हो गया, माइंड में बनाया हुआ है ना, सी इक्वल ए प्लस बी, सी में रिज़ल्ट स्टोर है। क्या कोई बाहर की चीज़ उस रिज़ल्ट को अपडेट तो नहीं कर रही? अब बाहर की चीज़ क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर बाहर की चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पे ये केबल लगी हुई है, ये लगी हुई है केबल, इस केबल की जगह में तो यहाँ पे HMI लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? HMI। मैं अपना कंप्यूटर लगा सकता हूँ, कंप्यूटर के थ्रू मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। मैं अगर करना चाहूँ तो इसके रिज़ल्ट को जो उसने कंप्यूट किया एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम में सी में, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखेगा कि क्या कोई वायर की डिवाइस, ठीक है, वायर की मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट के साथ जो डिवाइस लगी हुई है, क्या इस रिज़ल्ट को चेंज तो नहीं कर रही? जो सी में रिज़ल्ट आया है, क्या उसको चेंज तो नहीं कर रही? अगर चेंज कर रही हो तो मुझे ये बताएं कि कौन सा रिज़ल्ट आना चाहिए, प्रीवियस वन या न्यू? डेफिनेटली न्यू आना चाहिए, ठीक है। तो वो न्यू रिज़ल्ट सी में स्टोर करवा के आगे भेजेगी। हाँ, अगर चेंज नहीं कर रहा तो फिर प्रीवियस रिज़ल्ट को आगे भेज देगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? एक्सपेंशन मॉड्यूल इसको रहने दे, अभी एक्सपेंशन मॉड्यूल नहीं है इसका पार्ट। ये तो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम के कोई भी उसको फंक्शन दिए, वो परफॉर्म करता है कि 2 एडिशन नंबर्स को ऐड करके इसमें सी में स्टोर करना, एक वो रिजल्ट आ गया। एक फिर आता है कि प्रोसेसिंग यानी कम्युनिकेशन कोई हो रही है, देखिए रिजल्ट आपका स्टोर हो गया, उस मेमोरी को भी आप जहाँ पे स्टोर हुआ वो उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरफेस, ठीक है। वो भी अपडेट हो सकता है। आपने देखा है कि क्या अपडेट तो नहीं हुआ वो, ठीक है। अगर चलें फ़र्ज़ करें अपडेट भी नहीं हो रहा, लेकिन बाहर से कोई डेटा तो आएगा ना, किसी मेमोरी में स्टोर होने के लिए आ सकता है, वो उसको स्टोर करवा देगा, ठीक है। तो बहरहाल क्रिटिकल केस में ये डिस्कस करूँ, शायद आपका रिज़ल्ट ही चेंज हो जाए, किसी पैरामीटर की चेंज हो, सी में आपकी वैल्यू अब राइट कर दें, आपका रिज़ल्ट चेंज हो गया, तो आपको अगर प्रीवियस रिज़ल्ट चला गया तो इट मीन्स का आपको फॉल्ट आ गया, प्रीवियस रिज़ल्ट तो नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। आप जो बात कर रहे थे एक्सपेंशन मॉड्यूल की, एक्सपेंशन मॉड्यूल्स की जो डेटा है वो इनपुट इमेज रजिस्टर में ही स्टोर हो रहा होता है। आपको पता है कि इसमें 14 इनपुट्स हैं, 14 इनपुट्स हैं। आपके इनपुट इमेज रजिस्टर का साइज़ कितना है? आपको अगर धूप लग रही है तो आप इधर उधर हो जाए,
अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था, हाँ, कि इसमें 14 इनपुट्स हैं लोकल। मैंने कहा था ना ऑन बोर्ड, बताया था कि नहीं? ऑन बोर्ड इनपुट आउटपुट्स 14 है। अब मुझे ये बताएं कि 14 इनपुट्स का एड्रेस क्या होगा? 0 से स्टार्ट करें। आई 0.0 से लेकर 0.7 तक 8 होगी। पीछे कितनी बची हैं? 8 और कितनी 14 होती हैं? 6। 8 और 6 14। तो 6 जो है वो एक बाइट में आ गई आपकी 8। दूसरी बाइट कहाँ से स्टार्ट होगी? एक स्टार्ट हुई है 0.0 से, दूसरी कहाँ से होगी? ठहरो, 0.8 से होती है ना। एक मिनट, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है बाइट। मैं जब लिखूंगा 1.0 कौन सी आएगी? 1.0 कौन सा एड्रेस बनता है, कौन सा बॉक्स बनता है बताओ? ये बनता है। तो ये 8.0 कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं? अच्छा आपने क्वेश्चन किया है 0.8, सॉरी। कोई ऐसा एड्रेस बताओ जहाँ पे ये 0.8 बनता हो। बनता है? कहाँ से स्टार्ट होगी बाइट? कहाँ से? यार ऊंचा बोल दे, कोई मसला नहीं है। 1.0 से स्टार्ट हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 8 इनपुट्स तो यहाँ पे आ गई, 6 यहाँ पे आएंगी। 1 2 3 4 5 6। ये आप देख सकते हैं आई 1.5 लिखा हुआ है आखिरी पे, ये लिखा हुआ है ना। अब इनकी बात कि एक्सपेंशन मॉड्यूल किधर आते हैं फिर? अगर आपको 8 इनपुट्स और चाहिए क्या करेंगे? एक्सपेंशन मॉड्यूल ऐड करेंगे। उसकी आउटपुट्स कहाँ पे आएंगी? यहाँ से स्टार्ट होंगी। ये 2 बिट्स जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ से स्टार्ट होगी 2.0 से लेकर 2.8। तो आपका डेटा कम्युनिकेशन केबल के थ्रू, ये कम्युनिकेशन केबल कौन सी जो कि यहाँ पे लगी होती है, ये इस कम्युनिकेशन केबल के थ्रू सीपीयू में आएगा और सीपीयू के इनपुट इमेज रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। बस में आप जितने मर्जी एक्सपेंशन मॉड्यूल लगा लें, इसमें डेटा आपका उधर से इनपुट इमेज रजिस्टर में स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा? 2.0 से लेकर 2.7 तक, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने अगर 8 इनपुट का मॉड्यूल लगाया हो। ये बात नहीं है। अच्छी बात है, अभी नहीं ये इसको समझना, ठीक है। ये बाद में आएगी समझ। मैं सही बता रहा हूँ, ये जब आप मेमोरी को हम जब करना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें ये आपको बहुत ही, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने वैसे बता दिया, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हम? प्रोसेस एनी कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट, यहाँ तक समझ आ गई? इसमें कोई कन्फ्यूजन? अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग द सीपीयू सेल्फ टेस्ट डायग्नोस्टिक। इस सीपीयू के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये देखता है कि क्या आउटपुट मेरी वैलिड है कि नहीं है। अब ये कैसे चेक होगा कोई आउटपुट वैलिड है कि नहीं वैलिड? एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर C इज इक्वल टू A/B, C इज इक्वल टू, यहाँ पे y से रिजल्ट राइट हो गया 0, क्या होगा फिर? रिजल्ट क्या आएगा? कौन बताएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी आप बता सकते हैं क्या वैल्यू है? कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स ये आउटपुट को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि कहीं आउटपुट 1 नहीं होनी चाहिए थी, आपको 1 कर दी। किसी मोटर को ऑन नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे ऑन कर दिया, तो ये यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा? ब्लॉक। ये आउटपुट पे वैल्यू जाने ही नहीं देगा, ये इस जगह पे इसको ब्लॉक कर देगा। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें सब रिज़ल्ट ठीक था, सारा कुछ ठीक हो गया, उसके बाद आपका रिज़ल्ट राइटिंग टू द आउटपुट, यानी कि आउटपुट इमेज रजिस्टर में आपका रिज़ल्ट राइट हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक हुआ तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो कि सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए परफॉर्म करता है, ठीक है। ये इतना लंबा नहीं होता जितने लंबा हमने एक्सप्लेन किए। ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स में ये काम हो रहा होता है, ठीक है। विद इन माइक्रो सेकेंड्स में आपने पता है कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होते हुए वॉल्यूम 0.22 माइक्रो सेकेंड लगते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और, ये सारी की सारी जो चीज़ हमने पढ़ी ये ओनली डिजिटल के लिए थी। किसके
बेसिकली थी। और फिर ये नहीं कहना सर आप एनालॉग के लिए भी इतना ही पढ़ेंगे, तो इतना नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली एनालॉग के क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी सीपीयू रिजल्ट रीड करता है इन केस ऑफ डिजिटल तो इमेज रजिस्टर से रीड करेगा, ना कि टर्मिनल से। ठीक है, टर्मिनल जब मैं कहता हूँ तो ये वो टर्मिनल है जो कि हमने स्क्रू से टाइट की होती है पीएलसी के ऊपर से। ठीक है, एनालॉग डायरेक्टली बाहर हम अप्लाई करते हैं, वो डायरेक्टली सीपीयू पे जाती है। किस पे जाती है? डायरेक्टली सीपीयू पे जाती है। ये और बात है कि आइसोलेटेड एम्पलीफायर्स होते हैं बीच में लगे हुए, लेकिन ये समझ में आपके डायरेक्टली जाती है। ये इमेज रजिस्टर के थ्रू हो के नहीं जाती। ठीक है, ये सीपीयू है, ये टर्मिनल है, डायरेक्ट इसके साथ जाएगा, बीच में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब जब वो उधर जाएगी तो स्कैन साइकिल में उसका किधर से हिस्सा हुआ, कौन सा हिस्सा हुआ स्कैन साइकिल में, तो जो एनालॉग है वो स्कैन साइकिल का पार्ट नहीं होती। एनालॉग स्कैन साइकिल का पार्ट नहीं होती। अच्छा, फिर वो रीड कैसे होती है? तो एवरी वन स्कैन साइकिल के बाद एनालॉग रीड होती है। ये समझ लें एनालॉग है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एवरी वन स्कैन साइकिल जब कंप्लीट होगा उसके बाद एक दफ़ा रीड होगा एनालॉग, उसका रजिस्टर अपडेट होगा और उसके बाद दोबारा स्कैन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे एनालॉग की वैल्यू कितने टाइम के बाद अपडेट होती है, तो आप कह सकते हैं कि एवरी वन स्कैन साइकिल के बाद उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और ये स्कैन साइकिल का पार्ट नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये सारी की सारी सीमेंस की बुक पे लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसी तरह लिखी हुई हैं, और ये सारा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद हम इस काबिल हुए हैं कि इतना हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो अगर डेफिनेटली बातें होती हैं आप भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद, एक महीने के बाद, चलें एक हफ़्ते के बाद। तो अगर आपने इसको रिवाइज़ करना हो तो इसकी अपनी एक बुक है जिससे आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इंग्लिश में इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, और उस बुक का भी लिंक मैं जो है वो इंशाल्लाह शाम तक मैं उसमें डाल दूँगा S7200 PDF के नाम से। ठीक है, उसको नोट कर लें, तो वो आपको जो है शाम तक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप गूगल पे सिर्फ टाइप करें S7200 PDF, तो आपका पहला लिंक जो आएगा वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, वो आपकी इसकी पूरी बुक है, उसमें से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया, अच्छी बात है, खुद ही नुकसान में रहोगे। नंबर ही नहीं देता कोई। अच्छा, बहरहाल अभी हम करने लगे हैं सॉफ्टवेयर को स्टार्ट। ठीक है, अभी हम जो सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेप 7 माइक्रोविन, और S7200 की तमाम फैमिलीज़ को प्रोग्राम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। S7200 की तमाम फैमिलीज़ को CPU 214, CPU 224, 216, 224 XP, ये सारी की सारी जो PLCs हैं इसको प्रोग्राम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ठीक है, स्टेप 7 माइक्रोविन, और इसकी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक वीडियो में अवेलेबल है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको दिखा भी दूँगा। ठीक है, तो उसको आप जो है वो सही तरह ऑब्ज़र्व करके, और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि होता ही है कि स्टूडेंट को बहुत जल्दी होती है वीडियो आगे करने की। ठीक है, तो फिर एक्चुअल जो स्टेप है ना वो मिस कर देंगे आप। ठीक है,
उसका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इंस्टॉल करने का, ठीक है, तो वो मिस कर रहे हैं। तो वीडियो काइंडली कंप्लीट देख के उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। लैब के पीसीज पे हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने लैपटॉप पे बेहतर है कि इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया है। स्टेप 7 माइक्रोबिन, इसमें हम लेफ़्ट साइड पे अगर ये देखें तो इसको हम कहते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रोग्राम लिखना है तो आप प्रोग्राम ब्लॉक पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, और इसी चीज़ को अगर आप देखें तो सिंबल टेबल में चेंज हो जाएगी, ये सिंबल टेबल। अच्छा, ये है आपका इंस्ट्रक्शन ट्री, ठीक है। तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो कि आपने पढ़नी है वो इसी में मौजूद होंगी, ठीक है, इसी में, इसी विंडो में। और यहाँ पे डिफरेंट टूल बार्स हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है, कोई प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करना है, ये उसके अलावा आपने एक प्रोग्राम को कंपाइल करना है, आपने कंपाइल ऑल करना है। इट मीन्स आपने ज़्यादा ब्लॉक्स बनाए हुए हैं तो तमाम की तमाम को कंपाइल ऑल कहते हैं, ठीक है। सी में कंपाइल और कंपाइल करते हैं, यानी कि आपका कोड सही बना कि नहीं बना यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। प्रोग्राम को PLC से कंप्यूटर में लाना है तो अपलोड करना है आपने, और प्रोग्राम कंप्यूटर से PLC में डालना है तो आपने प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे PLC को रन मोड में करना है तो आपको यहाँ से रन करना पड़ेगा। ये PLC को स्टॉप करने के लिए बटन है। ये इसका लाइव स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट पे पावर फ्लो क्या है, लाइव वहाँ पे क्या आ रहा है, वो ये देखने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये खैर हम अभी देखेंगे इन टूल बार्स को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर का ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें। सिंबल टेबल किस लिए ज़रूरी है? आप में से किसने सी पढ़ी हुई है, सी लैंग्वेज? अब जिसने पढ़ी होगी ना वो भी हाथ नहीं खड़ा करेंगे, यार इतने कम नहीं हो सकते बंदे। नहीं पढ़ी हुई? नहीं, पूछना कुछ नहीं है, पूछना कुछ नहीं है, मैंने बस बता दें पढ़ी है कि नहीं। हाँ, देखिए वहाँ पे लिखते हैं हम इंटीजर a = 0, इंटीजर b = 0, पता है आपको? अब बंदे ज़्यादा बोले, हाथ कम खड़े थे। अच्छा, अगर मैंने लिखा हो इंटीजर LED on = 0, ये समझना आसान है। ये LED इंटीजर a = 0 क्यों? वजह बिल्कुल वो यूज़र समझ सकता है। अगर आपने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं भी उसको देखता हूँ तो मैं समझ जाऊँगा यार ये कोई LED ऑन के लिए कोई वेरिएबल असाइन किया हुआ, ठीक है। लेकिन इंटीजर a = 0 लिखा होगा, आपने लिखा होगा तो आपको समझ होगी कम से कम 1 महीने तक, और मैं देखूँगा मुझे समझ नहीं होगी। 1 साल के बाद आपको भी समझ नहीं आनी क्यों लिखा था, ठीक है। तो बेसिकली सिंबल इसलिए असाइन किए जाते हैं कि I 0.0 सपोज लिखते हैं हम, I 0.0 की जगह मैं लिख दूँ मोटर ऑन स्विच, तो किसको समझना आसान है? अभी थोड़ी देर पहले की क्लास में एक लड़के ने कहा जी I 0.0 को समझना आसान है, ठीक है, तो फिर मैंने उसको एग्जांपल दी यही, ठीक है। तो बहरहाल बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपको मोटर ऑन स्विच समझना आसान है क्योंकि रियल लाइफ के करीब है कोई भी, क्योंकि देखें इंडस्ट्री में सैकड़ों चीज़ें लगी होती हैं, कई 100, ये नहीं होता ये 5-6 चीज़ें लगी हुई हैं ख़त्म, ठीक है। किसी कन्वेयर के ऊपर कोई लिमिट स्विचेस लगे होंगे, मोटर को कंट्रोल करने के लिए इनकोडर्स लगे होंगे, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेम्परेचर सेंसर्स लगे होंगे, और भी बहुत सी चीज़ें लगी होंगी। आपको कैसे याद रहेगा किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो मैं उस चीज़ को प्रोग्रामिंग में ट्रबल शूट करूँ? तो डेफिनेटली आपने कोई सिंबल दिया होगा तो आप उसको ट्रेस करेंगे ना, वैसे तो आप नहीं कर सकते। तो सिंबल जो है वो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। स्टेटस चार्ट का मतलब ये है कि PLC में बहुत तरह की मेमोरीज़ हैं, जैसे कि अभी आपने देखा भी, कौन कौन सी हैं? I, Q, M, SM, L, T, C, M, ये बहुत सी मेमोरीज़ हैं। अब PLC की मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, यानी कि M B0 पे क्या पड़ा हुआ है, I 0.0 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 है, 0 है, क्या पड़ा हुआ है, इसको देखने के लिए आप जो है स्टेटस चार्ट यूज़ करते हैं, किस मेमोरी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है,
ठीक है। डेटा ब्लॉक अभी आप यूज़ नहीं करेंगे, वो उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप लाइट चली गई है। वहाँ से देखें ऐसी का वो ऑन है ब्रेकर। अच्छा क्या कह रहा था मैं, हाँ, डेटा ब्लॉक को उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपका कोई एक्सटर्नल इंटरफेस या कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी आप यूज़ कर रहे हो। मिसाल के तौर पर PID या कोई HMI इंटरफेस कर रहे हैं, तो HMI का डेटा जो होता है कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाइनीज़ हो, कौन सी हो, कितने नंबर ऑफ़ मैसेजेस डिस्प्ले करने हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो जाती, ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बाद में हो जाएगी। इसको हम देखेंगे सिस्टम ब्लॉक। पहले हम क्रॉस रेफरेंस को देख लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या है? क्रॉस रेफरेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग टेक्निक के लिए एक चीज़ यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर कन्वेयर लिमिट स्विच, ये आपने एक सेंसर लगाया हुआ है जो कि कन्वेयर के ऊपर है और लिमिट स्विच है, किसी चीज़ को लिमिट करता है, बॉक्स को गिरने से बचाता है, इस तरह कन्वेयर पे लगाया हुआ है। कल को कोई प्रॉब्लम आती है, आप देखना चाहते हैं प्रोग्राम में कहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ये कन्वेयर लिमिट स्विच कहाँ पे लिखा हुआ था, तो जैसे ये उसी तरह ये जैसे आप नहीं करते वर्ड में खोल के कंट्रोल F करते हैं और जैसे कोई वर्ड को फाइंड करते हैं, ये वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह आपके अगर सैकड़ों नेटवर्क्स हैं, आपने ढूंढना है कन्वे लिमिट स्विच कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कन्वे ये क्रॉस रेफरेंस को यहाँ पे ला के इसको कंपाइल कर देंगे, तो आपको यहाँ पे जो भी सेंसर यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे एक लिस्ट बता देगा। उस लिस्ट में कन्वेयर लिमिट स्विच जितनी दफ़ा यूज़ हुआ होगा उतनी दफ़ा वो बता देगा, और सिर्फ बताएगा नहीं, आप डबल क्लिक करते जाएंगे वो उस जगह पे जाता जाएगा। समझ आ रही है? अब हम आ जाते हैं सिस्टम ब्लॉक, और ये सबसे बड़ा ब्लॉक है इसका। सिस्टम ब्लॉक में इसको पता नहीं क्या हुआ है, अच्छा सिस्टम ब्लॉक में ये होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन पोर्ट है, ठीक है, क्या है कम्युनिकेशन पोर्ट, ये वो कम्युनिकेशन पोर्ट की बात हो रही है जिस पे ये केबल लगी हुई है। अभी नहीं मैंने दिखाया कि उसकी एक कम्युनिकेशन पोर्ट है, ये उस कम्युनिकेशन पोर्ट का डाटा बता रहा है कि PLC एड्रेस जो है वो किस एड्रेस पे PLC अटैच है, सेकंड एड्रेस पे, 2 एड्रेस पे। उसका हाईएस्ट स्टेशन एड्रेस 31 मीन्स आप 31 PLCs के साथ अटैच कर सकते हैं। बॉड रेट क्या है 9.6 KB पर सेकेंड, 9600 बिट्स पर सेकेंड। ये जो कम्युनिकेट करेगी कंप्यूटर के साथ या HMI के साथ इस बॉड रेट पे करेगी। रीट्राई काउंट का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें 10 PLCs लगी हुई हैं, तो एक पे डेटा भेजा, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, दोबारा भेजेगी, फिर रिस्पॉन्स नहीं करे, फिर तीसरी दफ़ा भेजेगी, लेकिन तीसरी दफ़ा भी अगर उसने रिस्पॉन्स ना किया टाइम आउट हो जाएगा और नेक्स्ट PLC में मूव हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं रीट्राई काउंट। गैप अपडेट फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपने PLCs को एड्रेसेस दिए हुए हैं, 2 एक को दे दिया एड्रेस 2, एक को दे दिया 10, एक को दे दिया 20, एक को दे दिया 30, 40, 50, 60, 70। जितना गैप अपडेट फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही आपका कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ करें पहली PLC मैंने किस पे बताई, एड्रेस 2 पे, दूसरी 10, फिर तीसरी 20, 30, 40, फिर इस तरह। आप मुझे ये बताएं क्या वो सेकंड PLC को फाइंड करने के बाद डायरेक्टली 10 पे जाएगा? टेन पे जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? देखिए 10 PLCs लगी हुई है, देखें एक PLC यहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है, इसका एड्रेस है 2, इसका एड्रेस है 10। ठीक है, मेरा कंप्यूटर PLC को सर्च कर रहा है, क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है। मेरा ये कंप्यूटर इनको डेटा भेज रहा है इधर से। पहले वो देखेगा, डेटा भेजेगा 2 पे, फिर उसके बाद इसने किस पे भेजना है?
10 पे भेजना है, लेकिन उसको क्या पता है 10 पे लगी हुई है। वो 2 के बाद 3 को सर्च करेगा, 3 पे नहीं मिलेगी तो 4 को सर्च करेगा, 4 पे नहीं मिलेगी 5 को सर्च करेगा। इस तरह ये सर्च करता जाएगा अनटिल 10 आ जाएगा। जब 10 आएगा तो डेटा भेजेगा। तो ये सारा जो गैप था, पहले उसने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हुआ? टाइम ज़ाया नहीं हुआ, टाइम ज़ाया नहीं हुआ है। तो इट मीन्स आपको क्या करना चाहिए, ये सबको पता है आप आंसर। आपको इस कम्युनिकेशन को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने गलत एड्रेस दिए हुए हैं। आप 2 के बाद 3 को क्यों नहीं देते, 3 के बाद 4 को क्यों नहीं देते? ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपने PLC को एड्रेसेस ठीक नहीं दिए तो आपका कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा हो जाएगा। ये वो उस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि गैप फैक्टर 10 का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें उसको 2 के बाद अगर कोई PLC नहीं मिलती तो 10 एड्रेसेस तक वो सर्च करेगा। 2 के बाद 10 कितने बनते हैं? 12 तक सर्च करेगा कि कोई PLC लगी हुई है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जितना गैप फैक्टर आपका ज़्यादा होता जाएगा उतना कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अपनी PLCs के एड्रेसेस को साथ साथ रखें। एक पे 2 दें, दूसरे को 3 दें, चौथे को 4 दें, 5, 6, 7 इस तरह। ठीक है। रिटेंटिव रेंजेस, ये वो मेमोरी है जिस मेमोरी को हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि डेटा मेमोरी है, और इसका बैकअप कितना होता है यार, अभी बताया ना 100 आवर्स का बैकअप होता है। और ये आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने VB की कौन सी बाइट रिटेंटिव बनानी है, कौन सी नहीं बनानी, किसका आप चाहते हैं डेटा स्टोर हो, किसका ना हो। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं कहता हूँ 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर VB 0 से लेकर VB 10 तक रिटेंटिव वो डेटा स्टोर हो। फिर VB 20 से लेकर VB 30 तक हो जाए। तो मेरी अपनी मर्ज़ी में जिसको रिटेंटिव बनाऊँ ना बनाऊँ, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई है? अच्छा, इसके बाद पासवर्ड है। आप इसको PLC को पासवर्ड भी असाइन कर सकते हैं। अब पासवर्ड के डिफरेंट लेवल्स हैं, और जब आपको हार्डवेयर पे काम करने का मौका मिलेगा तो इसको आपने इस ब्लॉक को कभी भी नहीं छेड़ना। ठीक है, बल्कि आप नहीं कहा छेड़ना तो आपने छेड़ना ही छेड़ना है। बहरहाल ये जो है यहाँ से डिफरेंट लेवल्स जो है वो पासवर्ड के असाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, लेवल में मैक्सिमम सिक्योरिटी क्या होगी। फर्स्ट लेवल में ये है कि आपको डेटा को डाउनलोड करने में मना किया जाएगा। आपको कहा जाएगा पासवर्ड बताएं, तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड लेवल में ये होगा, आपको डाउनलोड और अपलोड में दोनों में मना कर दिया जाएगा। थर्ड में ये लेवल है कि आपको डिसअलाउ कर दिया, आप पासवर्ड लगा के भी जो है वो डेटा नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ। ठीक है, तो फिर डेटा आप निकाल नहीं सकते, यही तो बात है। इसको कहते हैं PLC को परमानेंट लॉक करना। हाँ, PLC को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेटा अरेज होने के बाद PLC को आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वो आप पहले क्लियर करेंगे, PLC क्लियर हो जाएगी तो बस फिर ऐसे ही है जैसे नहीं होता वो मोबाइल में आप फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। यही तो कह रहा हूँ ना, फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते। तो इन्होंने खुद ऑप्शन रखी हुई है इसमें। ठीक है, डेटा रिकवर या निकाल नहीं सकते, आप डेटा को एरेज कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। यानी ये है कि PLC नकारा तो नहीं होती ना, PLC आप दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर वही कह रहे हैं, फिर आप कम्बिनेशन ट्राई करते रहे, अगर मैच कर गया तो फिर कर लें। ठीक है, लेकिन इसके हैक करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। कहते ना हैक करने वाला सीन नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ डेफिनेटली जिसने PLC का सॉफ्टवेयर लिखा होगा, ठीक है, उसको पता होगा कि इसको क्या क्या करना है।
ठीक है, लेकिन इतनी हेल्प मेरे ख्याल से नेट पे अभी अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी डिज़ाइनर को भी शायद पता है, ठीक है, लेकिन शायद कोई लोग करते हों किसी तरीके से, ठीक है, मुझे उसका इल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा किसी ने PLC का पासवर्ड क्रैक किया हो, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आउटपुट टेबल्स आ गया। आउटपुट टेबल्स में ये है कि मिसाल के तौर पर ये Q0.0, ये फर्स्ट लाइट जो राइट साइड पे टॉप पे नज़र आ रही है आपको, रेड लाइट है, यही बात है। ये जो रेड लाइट है इस पे मैं कहता हूँ एक मोटर लगी हुई है। ये ऐसी मोटर है कि फ़र्ज़ करें कोई होता है ना एक्सीडेंटली PLC स्टॉप मोड में आ गई, या किसी बंदे ने सॉफ्टवेयर को छेड़ा था, PLC को स्टॉप मोड में आ गई, लेकिन ये ऐसी क्रिटिकल मोटर है कि जिसको एक्नॉलेज, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी के बग़ैर जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो डैमेज क्रिएट कर सकती है। तो एक्सीडेंटली हो सकता है ना कोई बंदा उसको स्टॉप कर दे। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें PLC स्टॉप मोड में आ गई है तो तब भी ये मोटर चलती रहे, आप इसको फ्रीज़ करवा सकते हैं। फ्रीज़ का मतलब ये है कि अगर आपकी आउटपुट ऑन है, आउटपुट ऑन है 1 है, और आपने उसको फ्रीज़ कर दिया तो वो स्टॉप मोड में आने के बाद भी ऑन ही रहेगी। पहली कंडीशन, बेशक PLC स्टॉप मोड में आ जाए। यार पावर तो नहीं निकाली ना, PLC को स्टॉप किया, बंद नहीं किया, मेरी बात समझ आई है? ठीक है, स्टॉप मोड का मतलब ये नहीं है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप किसी भी स्टेट को स्टेबल करवा सकते हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, किसी ने स्विच निकाल दिया तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, फिर तो आप पावर ही नहीं मिलेगी, कहाँ से ऑन होगी कहाँ से ऑफ होगी, ठीक है। तो वहाँ पे इंडस्ट्री में इस तरह होता तो नहीं है, इस तरह की केबल लगी होगी एक्सटेंशन में जहाँ पे PLC लगी होगी, ठीक है। तो नॉर्मली यही होता है कि स्टॉप मोड में ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसको फ्रीज़ करवाते हैं। आप कह सकते हैं सर कैसे करवाते हैं फ्रीज़? तो यहाँ से सपोज मैं Q0.0 को यहाँ पे फ्रीज़ कर दीजिए, इसको मैं चेक कर दूँगा, ये होगी फ्रीज़। अब आपकी PLC यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, स्टेट्स ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम रन टू स्टॉप। ये फ्रीज़ होने का ये मतलब नहीं है कि 1 ही रहेगी, जो स्टेट होगी वो मेंटेन करेगी। अगर 1 है तो 1 मेंटेन करेगी, 0 है तो 0 मेंटेन करेगी, बस, ठीक है। इनपुट फिल्टर्स, डिबाउंसिंग का किसी ने पढ़ा हुआ है? क्या होता है डिबाउंसिंग? अच्छी बात है, पढ़ा तो होगा खैर, लेकिन चले। अच्छा, आपको ये पता है कि जब मैकेनिकल स्विच प्रेस होता है, चले मैकेनिकल स्विच मैं कहता हूँ हाई पावर का स्विच है कोई, ठीक है, उसको जब क्लोज करते हैं कोई चीज़ स्पार्क करती है, चलो 2 वायर्स को ऐसे टच करते हैं तो भी स्पार्क करती है, ये पता है? चलो शुक्र है, ये तो पता है। अच्छा, मतलब ये स्विच है, ये इसको जब आप प्रेस करेंगे ना, जब ये कॉन्टैक्ट मीट हो रहा होता है बिल्कुल उस टाइम पे जहाँ पे ये मिल रहा होता है, तो वहाँ पे इसको 0 है, तो ये होगा ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लिचेस, ठीक है, ग्लिच होती है, ठीक है। या नॉइज़ का इसको नहीं कहते, लेकिन चलिए नॉइज़ कह रहे हैं, लेकिन ग्लिचेस कहते हैं, ठीक है। ये आ रहे होते हैं ऐसे, ये गेम में भी कभी ग्लिच आता है ना, वो सारी यार वो नहीं होता। अच्छा, पर ये अब मुझे ये बताएं कि अगर PLC इनपुट इसको 1 लेगी या 0 लेगी? 0 से ऊपर और 1 से नीचे। कौन कह रहा है 0 लेगी? इट माइट बी 1, इट माइट बी 0। आप ये 100% नहीं कह सकते कि इसको 1 लेगी या 0 लेगी। अगर आपकी आउटपुट होनी थी 1 और कोई मशीन ऑन होनी थी, वो क्या होगा, एक दफ़ा ऑन होगी, एक दफ़ा ऑफ होगी, एक दफ़ा ऑन होगी, एक दफ़ा ऑफ होगी, 2-3 दफ़ा तो इस तरह होगा प्रेस करते हुए, तो वो जल नहीं जाएगी, प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है, कर सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा कि 100% करेगी नहीं करेगी, कर सकती है प्रॉब्लम,
तो इट मीन्स आपको स्टेट चाहिए ओनली एग्जैक्ट ये चाहिए ना, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं 6.2 मिली सेकेंड है, ये जो नॉइज़ आ रही है ना ये 2 मिली सेकेंड तक आ रही है, ठीक है। आप एक फ़िल्टर लगाते हैं 6.40 मिली सेकेंड का, जब तक इनपुट 6.40 मिली सेकेंड के लिए ऑन ना हो उसको ऑन कंसीडर ही ना किया जाए। मतलब इस टाइम को वो इग्नोर कर देगा, वो देखेगा कब एक इनपुट 6.40 मिली सेकेंड के लिए हाई हो रही है तब वो उसको हाई कंसीडर करेगा, वैसे करेगा ही नहीं। साल के तौर पर एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, इसको तो समझ पता नहीं आ गई समझ। साल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं उस बंदे की अटेंडेंस मार्क करूँगा ही नहीं जो कि क्लास में 10 सेकंड तक नहीं टिकेगा। एक बंदा आया बाहर निकल गया, मैं कहता हूँ 2 सेकंड लगे, 1 सेकंड आने में लगा 1 सेकंड जाने में लगा, मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगा। फिर एक बंदा आया 5 सेकंड, 2 सेकंड आने में लगाया, 2 सेकंड जाने में लगाया, 4 सेकंड में मोबाइल चला, मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगा। जब तक 10 सेकंड तक वो क्लास में नहीं होगा तो अटेंडेंस नहीं आएगी। इसी तरह जब तक 6.40 मिली सेकेंड तक कोई इनपुट 1 नहीं होगी हम उसको 1 कंसिडर करेंगे। तो फिर क्या होगा कि इतनी जो नॉइज़ आती है ना वो इग्नोर होगी, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में, ठीक है। जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर के स्विच डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डिबॉन्सिंग ज़रूर करते हैं। आर्डिनो में एक फंक्शनलिटी है डिबॉन्सिंग की अकेले से, ठीक है। डिबॉन्स कॉन्टैक्ट ये डिबॉन्स बटन्स के नाम से इसकी लाइब्रेरी है पूरी। माइक्रो कंट्रोलर में इसको सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं, इसको हार्डवेयर में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो इसकी एक होती है फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली फिल्टर्स हैं जो कि लगे हुए हैं सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन हुए होते हैं, ठीक है। बस ये थ्योरी ख़त्म होने लगी है, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट होने लगा है, तो घबराना नहीं है। कुछ पीएलसी में ऐसी इनपुट्स होती हैं जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, ठीक है। अगर चलो छोड़ें एग्जांपल को, अगर कोई मोटर के साथ इनकोडर लगा हुआ है उसकी पल्सेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट आ रही हैं, हो सकता है कि वो स्कैन साइकिल में मिस हो जाए, हो सकता है। लेकिन अगर आपने पीएलसी को बता दिया या सीपीयू को बता दिया कि इस इनपुट को मिस नहीं करना, इसको स्पेशल तवज्जो देनी है, तुमने इसको देखते रहना है, और वो स्पेशल तवज्जो यहाँ से दी जाएगी, ठीक है। इसको चेक कर दिया तो ये जो क्या होगा अब जो है वो मिस नहीं होगी, ठीक है। ऐसी इनपुट जो कि बहुत फास्ट आ रही हो तो आप उसको कर सकते हैं। बैकग्राउंड टाइम का मतलब ये है कि आपने स्कैन साइकिल में जो कम्युनिकेशन पढ़ा ना कि कितना टाइम आपका टोटल स्कैन साइकिल का कम्युनिकेशन को दे, ठीक है। तो आप यहाँ से 10 यहाँ पर लिखा 10% टाइम टोटल स्कैन साइकिल का कम्युनिकेशन को दे। एक्सपेंशन मॉड्यूल्स अभी इसमें कॉन्फ़िगर नहीं हुए हैं। एलईडी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये हम फोर्स का एक फंक्शन पढ़ेंगे कि आपकी आउटपुट इनपुट की वॉइस पे ऑन होती है, लेकिन आप चाहें बाय फोर्स उसको ऑन कर सकते हैं। पीएलसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप किसी भी आउटपुट को ऑन करवा सकते हैं। जब वो ऑन होगी पीएलसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो एक अलग से लाइट ऑन होगी जिससे ये पता चलेगा कि पीएलसी की वैल्यू फोर्स हुई। इंक्रीज़ मेमोरी, इसमें हमने ये पढ़ा कि डेटा मेमोरी की 2 तरह की टाइप्स हैं, एक विद रन मोड एडिट और एक विदाउट रन मोड एडिट, पढ़ा था कि नहीं। और जब आप इसको डिसेबल एडिट इन रन मोड तो आपकी मेमोरी हो जाएगी 12288, और डिसेबल ना किया तो आपकी मेमोरी होगी ये, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रैक्टिकल। यहाँ से जो है वो आपका फर्स्ट प्रोग्राम लिखा जाएगा और इसको हम कहते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स। हमेशा आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा वो लेफ़्ट टू राइट होगा। क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट।
और ये पूरा प्रैक्टिकल अभी नहीं देखना आपने, मैं कराऊंगा उसके बाद आपने देखना है आपकी बुक पे सबसे लास्ट जो पेजेस हैं उस पे दिया हुआ है, ठीक है, एक एक स्टेप इसका दिया हुआ है क्या करना है आपने, ठीक है। अच्छा बहरहाल अभी बुक को छोड़ें, इसको देखें। यहाँ से आपकी पावर फ्लो होगी, पावर फ्लो का मतलब है सिग्नल होगा लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड। सपोज एक कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन, इनपुट को हमेशा लेफ़्ट साइड पे, आउटपुट को हमेशा राइट मोस्ट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। इसके बाद मैं लगा देता हूँ आउटपुट कॉइल, ये लिखा हुआ है आउटपुट। आउटपुट को कॉइल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये रिले नहीं होती, रिले की एक कॉइल होती है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ये वो है, ठीक है। इस साइड से इसको मिल रहा होता है ग्राउंड और इस साइड से मिल रहा होता है सिग्नल पॉजिटिव। ये कॉइल है, इस साइड पे इसके ये समझ लें कि ये न्यूट्रल के साथ जुड़ी हुई है, ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है, और इस साइड पे आपका आएगा सिग्नल। आपको ये पता है कि जब तक इसमें से सिग्नल गुजरेगा नहीं ये ऑन नहीं होगी, यही बात है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये 14 इनपुट्स हैं, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैंने पीएलसी को कैसे पता चलेगा इसने ये बटन प्रेस किया या ये बटन प्रेस किया, कैसे पता चलेगा? 14 इनपुट्स में से एक बटन बीच में प्रेस हो रहा है, पीएलसी को कैसे पता चलेगा यही प्रेस हो जी? इनपुट डिफाइन करें, कैसे करें डिफाइन? बिल्कुल, बेसिकली इनपुट डिफाइन का मतलब आपका यही होगा कि एड्रेस असाइन करना, कि इस एड्रेस पे जब 1 आएगा तो आपने आउटपुट को 1 करना। सपोज मैं कहता हूँ i0.0, क्या कहता हूँ मैं इसको? क्योंकि बिट है इसके ऊपर बाइट तो आप लिख नहीं सकते। ओपन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्या हो सकता है? या तो क्लोज हो सकता है या ओपन हो सकता है। तो इट मीन्स आप इसके ऊपर बिट ही लिखेंगे। तो i0.0 मैंने इसके ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्या लिखना है? आउटपुट। आउटपुट का एड्रेस कोई बताएं जिसको ऑन करना हो, कोई भी बता दें आप। यहाँ पे देख के, इसको देख के कोई भी बता दें। यार नज़र नहीं भी आ रहा अगर, तो आउटपुट के एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? बिल्कुल, तो आप यहाँ पे लिख दें Q0.0। 10 है टोटल, अगर 10 है तो Q0.0 से लेकर Q0.7 तक और Q1.0 से लेकर 1.1 तक, 8 और 2 10 टोटल पूरी होगी, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को हम करते हैं कंपाइल। यहाँ से कंपाइल किया है तो इसमें ये कहता है कि 20 बाइट्स इसने कंपाइल की, 0 एरर्स है, ठीक है। तो ठीक है यार, ये लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से प्रोग्राम, सॉरी, पहले हमने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है। कैसे करेंगे? पहले आपने जाना है, ये देखें ये केबल लगी हुई है पीएलसी के मेरे कंप्यूटर में। आपने राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर पे जाना है, ठीक है। और डिवाइस मैनेजर में हम कॉम पोर्ट, और कॉम पोर्ट कौन सी सिलेक्ट है? ये USB सीरियल CI340 कॉम 6 डिटेक्टेड है, ठीक है। और अगर कंफर्म करना है तो मैं केबल उतारने लगा हूँ, ये देखें ये उतार दी तो ये केबल यहाँ से चला गया। अब मैं दोबारा लगाऊंगा ये। अच्छा, उसके बाद आपने जाना है कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन में आपने सेट PG और PC इंटरफेस, प्रोग्रामिंग और PC इंटरफेस, इसमें PC/PPI केबल, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस केबल सेलेक्ट करनी है। इसको डबल क्लिक करना है आपने, लोकल कनेक्शंस पे जाना है, उसमें कॉम 6, कॉम 3 भी है लेकिन कॉम 6 सेलेक्ट करनी है। इसको ओके कर दें, यहाँ से भी ओके कर दें। अब आपने इस पे, इस इंटरफेस पे सर्च करना है कि कोई डिवाइस तो नहीं है। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें, ये कॉम 1 दोबारा से सिलेक्ट हो गया। इस तरह के भी एरर आ जाता है, तो आप दोबारा से जो है वहाँ पे जाएं, वही सिलेक्ट करें दोबारा कॉम 6 और यहाँ पे वापस आके दोबारा इसको रिफ़्रेश करें। अब आपको यहाँ पे पीएलसी जो है फाउंड हो जाएगी। ये CPU 224, उसका वर्जन 2.01 और आपका एड्रेस इसका 2 है और बॉर्ड रेट इसका 9.6 ये। इसको सेलेक्ट करें, इसको ओके कर दें, आप आ जाएं।
इसको ओपन करें, रन करें बस। नजर आ रहा है सबको CPU? थोड़ा सा पीछे हो जाए यार, ये लेफ्ट साइड पे CPU है, हाथ लगाएं इसको, ये वाला, ठीक है, ये CPU है और इसकी लाइट कौन सी है? ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब ये स्टॉप मोड में है। अब यहाँ से मैं इसको रन मोड में करने लगा, इसको देखें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रन मोड में कर दिया, ग्रीन हो गई है। यहाँ से मैं इसको दोबारा, येलो किधर हुई है? अच्छा, तो बहरहाल ये दोबारा ऑरेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा चलो, रेड ऑरेंज करीब करीब ही है। क्या था? अच्छा, अब अभी प्रोग्राम इसमें डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है। प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से, अब इसको बंद करो। अच्छा, प्रोग्राम को आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। आ जाओ अब अभी यहाँ से आप यार खामोश हो जाओ, इसको सही तरह देखो, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, आपको समझ आ गए। अच्छा, इसमें सिस्टम ब्लॉक और डेटा ब्लॉक डाउनलोड नहीं करना, उसकी रीज़न है, ना तो आपने कोई डेटा ब्लॉक में चेंज किया, ना कोई सिस्टम ब्लॉक में चेंजेस किए, कोई पासवर्ड नहीं लगा, कोई मेमोरी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं किया। ओनली आपने प्रोग्राम ब्लॉक को PLC में ये डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसकी लाइव ऑब्जर्वेशन को ऑन कर देता हूँ। यस, ये कहते हैं PLC को रन मोड में कर दें, ये रन मोड में। अब यहाँ पे देखें आप, ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है और यहाँ पे आके ये स्टॉप है, उसके बाद ये कॉइल आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ तक सिग्नल तो आ रहा है, यहाँ से आगे पास नहीं हो रहा। अब आप इसको I0.0 उधर खड़े होके लेफ्ट हैंड से दबाएं, ऐसे, ठीक है। ये प्रेस किए रखें और बोर्ड की तरफ भी देखें, ये छोड़ें, ठीक है। तो बस ये है PLC प्रोग्रामिंग। इसमें जो प्रोग्राम डाउनलोड करना है, PLC को स्टॉप करके करना है या रनिंग मोड में करना है? आप जो है वो जब डाउनलोड करने लगेंगे तो PLC खुद ही स्टॉप मोड में आ जाएगी, ठीक है। अभी भी अगर मैं प्रोग्राम डाउनलोड करूँ तो PLC खुद से स्टॉप मोड में आ जाएगी। अल्लाह के बंदे क्यों दबा के रखना पड़ेगा, और भी बहुत से तरीके हैं, ठीक है। अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ होगा। अच्छा, इसको प्रेस करें दोबारा, ये ठीक है। तो बस ठीक है, दैट्स। अब अगर हमने इसमें इसकी ऑब्जर्वेशन यानी कि देखना है, इसको और तरीके से कैसे देख सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि स्टेटस चार्ट पे आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़। मैंने कौन कौन से एड्रेस लिखे थे वहाँ पे? I0.0 Q, ठीक है। इसको यहाँ से हम ये चार्ट स्टेटस इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ये 2#0। 2 का मतलब है कि आपकी जो PLC अटैच है वो सेकंड एड्रेस पे है। हैश का मतलब है ये हेक्साडेसिमल है। 0 का मतलब है उसकी वैल्यू अभी 0 है, यानी कि इनपुट की वैल्यू 0 है ना। I0.0, ये देखें I0.0 प्रेस हुआ, वैल्यू 1 होगी, आउटपुट 1 होगी। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट सब, अभी इसने जो दबाया था और छोड़ा था यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। अभी नहीं प्रेस करें, आप प्रेस करें। कभी कभी ये इसका डिले आ जाता है, ये कम्युनिकेशन गैप होता है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अभी आएगा। इनपुट जब आपकी 1 हुई, आउटपुट भी 1 होगी, इस छोड़ दें। ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बस ठीक है बैठ, इसकी वैल्यूज़ को इस तरह भी मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद हम सपोज मैं कहता हूँ मैंने एंड गेट की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखें ये मैंने क्या किया। पहले इसको यहाँ पे करके हम कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल होगा।
इसके बाद हम सिंबल टेबल पे जाते हैं। सिंबल टेबल में आपको बताया था कि आप सिंबल असाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इनपुट ए आई 0.0 इसका एड्रेस है। फिर इनपुट, ये एंड गेट के इनपुट्स में इनपुट ए भी ले रहा हूँ, आई 0.1। आउटपुट, आउट लिख देते हैं Q 0.0, ये लिख दिया। अब हम ये देखें यहाँ पे ये I 0.0 लिखा हुआ था, मैं इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, लाइन राइट ये। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, I 0.1। अब इसको कंपाइल करूँगा तो ये देखें लिखा आ गया इनपुट A, इनपुट B, आउटपुट। अब ये कौन सा फंक्शन बन गया, कैसे? जब आप मैंने I 0.0 को प्रेस किया इनपुट A को, तब आउटपुट नहीं आई। इसको प्रेस किया तब भी आउटपुट नहीं आई। जब दोनों को प्रेस करूँगा तो आउटपुट ऑन होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका एंड का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। आपका टास्क ये है कि आपने कल तमाम के तमाम गेट्स जो है बना के लाने हैं, ठीक है। सारे गेट्स जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करके लाने हैं, ठीक है। अब हम इसकी आते हैं सिमुलेशन की तरफ। आप घर में कैसे प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास PLC तो मौजूद नहीं होगी घर में, ठीक है। क्या यही बता रहा हूँ कंप्यूटर पे कैसे बनाना है। अच्छा, तो अब हम, यार ये आपका ग्रुप कौन सा है? 15। अच्छा, इसकी फ़ाइल सेव करने का तरीका भी देख लें। फ़ाइल में जाएंगे, सेव एज़ पे जाएंगे। सेव एज़ में डेस्कटॉप पे जाएं, जहाँ पे भी आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे लिख दें एंड गेट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है .mwp, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट करनी है आपने। .mwp फाइल में आपने स्टोर करना है। ये आपकी बुक पे लास्ट में जो प्रैक्टिकल दिया उसमें मेंशन है। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट फाइल। ये सिमुलेटर के लिए नहीं होती, जो अब फाइल आप करेंगे वो सिमुलेटर के लिए होगी। इसको कहते हैं फाइल एक्सपोर्ट। पहले आपने सेव एज किया, अब आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट आपने फिर दोबारा उसी जगह पे, ज़रूरी नहीं है डेस्कटॉप पे, आपका जो भी फोल्डर होगा उसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा ज़रूर आएगा, तो आपने .mwp को काट देना है, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन है .awl, ये भी बुक पे आपका मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आपकी दो फाइल्स, एक प्रोजेक्ट फाइल और एक आपकी सिमुलेटर की फ़ाइल यहाँ पे स्टोर होगी। इसमें अभी आपने सिमुलेटर को ओपन करना है यहाँ पे। ये सिमुलेटर आपका ओपन हो गया। ये भी सॉफ्टवेयर जो है वो आपका उस वेबसाइट पे मौजूद है, S7200 सिमुलेटर के नाम से, ठीक है। और ये पोर्टेबल सॉफ्टवेयर, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसका पासवर्ड है 6596। ये आपने जो लिखा नहीं था वो सॉफ्टवेयर, वहाँ पे उसके आगे ही पासवर्ड इसका लिखते हैं 6596। लिख चुके हो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आप इधर देखो। आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद CPU का मॉडल सेलेक्ट करना है। कौन सा मॉडल था? 224।
ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर दें। ये आ गया आपका 2 to 4। आपने जाना है प्रोग्राम में और जाना है लोड में। ओनली लॉजिक ब्लॉक बेसिकली प्रोग्राम ब्लॉक है। इसको एक्सेप्ट करें। ये कहेगा कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप। ये .awl एक्सटेंशन है, ये देख लें। ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसकी यहाँ से आपने लाइव ऑब्जर्वेशन बेशक ऑन कर दें, ये स्टेटस प्रोग्राम ये। और सीपीयू अभी कौन से मोड में है, स्टॉप मोड। यहाँ से आप इसको रन मोड में कर। अभी आपकी इनपुट्स क्या हैं, ये देखें, ये नीचे इनपुट्स हैं टोटल 14 हैं। ये आउटपुट्स दी हुई हैं 10 लाइट्स। ये इनपुट जब ऑन होगी तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी इनपुट की। ये देखें, इसको मैंने 1 किया, आउटपुट ऑन हुई है, अभी ऑन हुई है, अभी ऑन हुई है, ये हो गई। तो इस तरह आप प्रोजेक्ट को घर में जाके सिमुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो कि आपने काम नहीं किया। अच्छा, इस तरह आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसका ये चार्ट स्टेटस भी देख सकते हैं। सपोज मैं एड्रेस दे देता हूँ I0.0, I0.1, Q0.0। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, ये देखें यहाँ, ठीक है। CPU को मैं रन मोड में कर देता हूँ। यहाँ से स्विच को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो ये भी 1 हुआ। अच्छा, फिर इसका एक और सॉफ्टवेयर है जो कि एक थर्ड कंपनी ने डेवलप किया है, सिमुलेटर। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे है PC Simo। इसका पासवर्ड है $9966। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ये सिमुलेटर चलता हुआ होना ज़रूरी है, यानी कि सीमेंस का सिमुलेटर जो है वो चलता हुआ, यानी कि बैकग्राउंड में रन होना ज़रूरी है। इसके लिए आप इस जगह से, ये देखें, ये ओके, पहले आप इस तरह करें, सॉफ्टवेयर को देख लें। ये यहाँ से आपने स्विच है, ये स्विच को सिलेक्ट करें, कहाँ पे लगा हुआ है, I0.0 पे। ये स्विच मैंने लगा दिया। फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ स्विच को, ये एक तो I0.0 पे हुआ, दूसरा ये आपने यहाँ पे कोर स्विच लगा दिया। यहाँ से आप LED सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर सिलेक्ट करता हूँ, आउटपुट कहाँ पे लगी, Q0.0 पे। तो इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं। ये अब इसको उसके साथ लिंक कैसे करना है, वो आप यहाँ से इस जगह पे क्लिक करें, इंटरचेंज इनपुट आउटपुट्स। ये क्लिक कर दिया, इसको आप कर दें मिनिमाइज। अब आप खोलें ये वाला, इसमें आपने सिमुलेशन पे क्लिक किया और PLC को रन मोड में कर दिया, ठीक है। इस स्विच को प्रेस किया, इसको प्रेस किया, लाइट ऑन हो गई, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी आप सिमुलेशन जो है वो चला सकते हैं। ये थोड़ा सा विजुअली थोड़ा सा अच्छा है, स्विचेस वगैरह इंडिकेटर नज़र आते हैं इसमें, और भी बहुत सी फंक्शनलिटीज़ हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये आउटपुट, बल्कि आप जब यहाँ पे कर रहे होते हैं तो आप बैकग्राउंड में यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखें, करना आधा आधा ये पर, ये वो देखें, ये लाइट ऑन है, इसको प्रेस किया, यहाँ से भी ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये गेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है,
ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि एंड गेट की क्या इक्वेशन थी। आपने क्या किया है, सिर्फ आपने क्या किया कि यहाँ पे क्या है, ए बी है ना, एंड गेट की क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। जब भी डॉट आएगा आपने सीरीज में लगाना है, जब भी प्लस आएगा आपने पैरेलल में लगाना है। अगर आपने और गेट बनाना है, ए प्लस बी इक्वेशन होती है ना, सिंपल आपने क्या करना है, ये ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन आप इस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है, ये अब इसको आपको एक कॉन्टैक्ट का नहीं पता जो कि यहाँ पे है, ये उल्टा है, यानी कि 1 पे 0 0 पे 1 देता है, नॉर्मली क्लोज है ना, 1 पे 0 देगा 0 पे 1 देगा, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। ये अगर ये इक्वेशन आपने इंप्लीमेंट करनी है, कैसे करेंगे, सपोज ए ये हो गया, बी बार ये इस तरह हो गया, ये इसी तरह होगा, बीच में प्लस आ गया, तो ये किसके ऊपर बार लगाऊंगी, इसके ऊपर, गेट तो सारे खैर मैंने बना के बता दी, इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना आपने समझ के करके आनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका माइंड खुलेगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर, इसकी वीडियोस, ब्लूबेरी जिस पे इसकी वो सारा कुछ है, ये सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आपका ये काम है कि अब आपने उसको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, और जितनी क्या उसको कहते हैं कोशिश करेंगे ना इस चीज़ को, हाँ, तो उतना ही आपको इस चीज़ में जो है वो भी चाहिए। अब जो चीज़ आप पहले पढ़ रहे थे वो बिल्कुल थ्योरी थी इसकी चीज़ में। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ इसी तरह ही है। ठीक है, लेकिन चीज़ें आहिस्ता 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 कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लेकिन आपने क्या किया होता है कि प्रैक्टिस नहीं की होती, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होती हैं। चीज़ें बहुत आसान हैं, इतनी आसान कि आपकी सोच है। ठीक है, लेकिन सिंपल आपने क्या करना है, स्टूडेंट क्या किस चीज़ में पीछे रहता है मैं आपको बताता हूँ, सीधी सीधी बात। आपने जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, 10 लेक्चर गुजर जाएंगे, आपको स्टेप 7 इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, आप हर लेक्चर में पीछे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, आखिर में आपके माइंड में आएगा, 1 मिनट।